सारे के सारे वेलकम टू मेडिकोस कैफे। तो लास्ट लेसन जो था उसके अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। कोलिनर्जिक ड्रग्स लगभग सारी कंप्लीट कर ली थी। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, कौन से रिसेप्टर्स पे काम करती है, एंड शायद काफ़ी अच्छा समझ आया होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सब कुछ बता दिया था मैंने वहाँ पे, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं था जो छोड़ा था। अब जो टॉपिक है वो अपना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो यार लास्ट लेसन में जैसा कि अपनों ने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, अब उसका जस्ट अपोजिट पढ़ना है अपने को, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। मतलब कि लास्ट लेसन के अंदर जिस चीज को अपने स्टिमुलेट करवा रहे थे सेम ड्रग देके, कोलिनर्जिक ड्रग देके, अब अपने को वही रिसेप्टर उसका जस्ट अपोजिट ड्रग्स को देके ब्लॉक करवाने हैं। मैंने क्या कहा, लास्ट लेसन जो पिछला लेसन पढ़ा था अपनों ने कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, उसमें अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा रहे थे, अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा रहे थे। अब यहाँ पे अपने को रिसेप्टर को क्या करवाना है, ब्लॉक करवाना है। कौन सी ड्रग देके, जस्ट कोलिनर्जिक्स के अपोजिट ड्रग्स को देके, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देके अपने को रिसेप्टर्स क्या करवाने हैं, ब्लॉक करवाने हैं यहाँ पे। तो फिर से पिछली बार की तरह ही अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी दो टाइप के रिसेप्टर्स के काम करते हैं, क्योंकि दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता रखे हैं। गैंग्लियंस के ऊपर हर बार क्या मिलेंगे आपको, गैंग्लियंस के ऊपर हर बार कौन से टाइप के रिसेप्टर मिलेंगे, एनएन टाइप के रिसेप्टर मिलेंगे। निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और अगर वहां की बात करें अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, पोस्ट सिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात करें, या फिर प्री साइनेप्टिक या फिर पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स की बात करें, तो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स पे कौन से रिसेप्टर मिलेंगे अपने को, मस्कारिनिक रिसेप्टर मिलेंगे और न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर मिलेंगे। तो ये अपने ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने फिर से दो रिसेप्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। एक तो अपने मस्कारिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे और दूसरी अपने निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे। तो ये तो है मस्कारिनिक रिसेप्टर और ये निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर फिर से दो टाइप के हैं, एक तो एनएन ब्लॉकर और एक एनएम ब्लॉकर। एनएन ब्लॉकर कौन सा होगा, निकोटिनिक न्यूरोनल ब्लॉकर, और एनएम ब्लॉकर कौन सा होगा, निकोटिनिक मस्कुलर ब्लॉकर। तो ये दो टाइप के रिसेप्टर होंगे, निकोटिनिक न्यूरोनल ब्लॉकर और दूसरा जो होगा वो होगा निकोटिनिक मस्कुलर ब्लॉकर। अब जो निकोटिनिक न्यूरोनल ब्लॉकर है वो तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है, ये तो पढ़ा ही था, फिक्स था अपनों ने। गैंग्लियन पे जो भी रिसेप्टर मिलेगा वो रिसेप्टर कौन सा होगा। और जो दूसरा होता है वो कौन सा रिसेप्टर है, वो मसल्स रिलैक्सेंट है। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं निकोटिनिक मस्कुलर ब्लॉकर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जब आप ब्लॉक ही कर दोगे, जब आप रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दोगे, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होने से रही। कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या देखने को मिलता है वहां पे, अपने को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो होता है वहां पे, अपने को ब्लॉकिंग इफेक्ट शो होता है एनएम रिसेप्टर का, दैट्स वाई रिलैक्सेशन शो होता है। वहीं अगर एनएन रिसेप्टर की बात करें, गैंग्लियन ब्लॉकर की बात करें, तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये क्या करते हैं, गैंग्लियन जो होते हैं किसको ब्लॉक कर देते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही इसको ब्लॉक करते हैं, क्या ब्लॉक कर देते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट के रिलीज को ब्लॉक करेंगे, नोरेपिफायरिन का ब्लॉकेज हो जाएगा, नोरेपिफायरिन रिलीज नहीं होगा। और जैसे ही नोरेपिफायरिन रिलीज नहीं होगा, बीपी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यही वजह थी कि ये वाली जो एंटी कोलिनर्जिक्स थे, एंटी कोलिनर्जिक्स के अंदर एनएन ब्लॉकर को पुराने टाइम के अंदर, जब अब इस टाइम पे तो बहुत एडवांस ड्रग्स रिसर्च हो चुकी है, बट स्टार्टिंग के अंदर थोड़े पहले वाले टाइम में जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, उस टाइम पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स के रूप में काम में लिया जाता था इनको। किनको, एनएन ब्लॉकर को, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के काम में लिया जाता था। ब्लड प्रेशर कम करने के मैनेजमेंट के अंदर इनको काम में लिया जाता था, हाइपरटेंशन के, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, तो अपने को इसी बारे में नॉलेज थी। अब तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स अपने रिसर्च फाइंड कर चुके हैं, दैट्स वाई अब ये जो ड्रग्स है ये सेकंड लाइन ड्रग्स बन चुकी है। अब ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स अपने और दूसरी ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए अपने इसको अब इस टाइम पे एट प्रेजेंट सेकंड लाइन मैनेजमेंट के लिए काम में लिया जाता है। हाइपरटेंशन के अंदर इसको सेकंड लाइन ड्रग है ये। और बट इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जो साइड इफेक्ट काफ़ी कॉमन है इसका, पोस्चुरल हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। डेट्स वाई अपने एनएन ब्लॉकर को फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप के अंदर काम में नहीं लेते हैं। तो ये समझ आया आपको, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर अपने मुस्कारिनिक ब्लॉकर और निकोटिनिक ब्लॉकर पढ़ेंगे। मुस्कारिनिक ब्लॉकर अपने बाद में देखेंगे। निकोटिनिक ब्लॉकर के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा, दो टाइप के ब्लॉकर पढ़े, एनएन ब्लॉकर और एनएम ब्लॉकर।
NN ब्लॉकर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, NM ब्लॉकर मसल्स रिलैक्सेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गैंग्लियन क्या करता है, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, नोरेपिफाइरिन के सिक्रेशंस को ब्लॉक कर देता है। कहाँ पे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट पे। और जब पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट पे नोरेपिफाइरिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये सब मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और नो डाउट अपने जब आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, सिम्फेटोमिनिमैटिक्स पढ़ेंगे, सिम्फेटोलाइटिक्स पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे, अपने बहुत डिटेल में पढ़ेगे दोबारा। तो इसलिए टेंशन मत लेना कि अभी डिटेल में क्यों नहीं बता रहे, ऐसे कैसे कम हो गया बीपी, सब पढ़ेंगे अपने वापस से डिटेल के अंदर। अब अपने ड्रग्स की बात करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है उनके बारे में बात करते हैं अपने। सबसे पहले जो ड्रग की बात करते हैं, सबसे पहली जो ड्रग काम में ली जाती है वो है टेट्राइथाइल अमोनियम। कौन सी ड्रग है, टेट्राइथाइल अमोनियम। ये वाली ड्रग सबसे पहली ड्रग थी, बट इसका किसी भी टाइप का कोई क्लिनिकल यूज नहीं है, किसी टाइप से इसको क्लिनिकल यूज में नहीं लेते, सिर्फ रिसर्च के यूज में आती है ये ड्रग। और ये क्या होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है। कौन सी ड्रग होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। जो ड्रग इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल यूजेस में आती है, जिन पे क्वेश्चंस पुट होते हैं, उन ड्रग्स को ही अपने डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक ड्रग्स को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ जो ड्रग काम में नहीं आते, जिनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन ही नहीं है, उन ड्रग्स को अपने बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ एक यही क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि रिसर्च के रूप में जो ड्रग काम में ली जाती है, रिसर्च पर्पज से जो काम में ली जाती है, जिसका किसी टाइप का क्लिनिकल यूज नहीं है और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो उसके अंदर अपने ये ड्रग का एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने ने इतना ही पढ़ा है इसके बारे में। जो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल यूजेस में आती है, जो डेली यूज में आ रही है, उन ड्रग्स के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो ड्रग है, दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग है मीकामाइलामीन। दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो है मीकामाइलामीन, ये सेकंड लाइन ड्रग है हाइपरटेंशन के लिए। सेकंड लाइन ड्रग है ये हाइपरटेंशन के लिए। इसको टॉर्टरे सिंड्रोम के अंदर भी काम में लिया जाता है। किसके अंदर काम में लिया जाता है, टॉर्टरे सिंड्रोम के अंदर भी काम में लिया जाता है। और ये डायरेक्ट ड्रग ऐसे नहीं दी जाती, ओरल रूट से, आईवी रूट से नहीं दी जाती। ये ड्रग अपने कैसे देते हैं, ये ड्रग अपने किसके अंदर देते हैं, अपने इसको निकोटिन पैच के रूप में देते हैं। निकोटिनिक पैच के रूप के अंदर इस ड्रग को अपने देते हैं, निकोटिनिक पैच के अंदर। ताकि क्या होता है, ये ड्रग जो होती है टॉक्सिक ज़्यादा होती है। तो जो ड्रग टॉक्सिक ज़्यादा होती है उसको अपने कहाँ से दे सकते हैं, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं वो ड्रग को। और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने निकोटिनिक पैच यूज़ कर सकते हैं। निकोटिनिक पैच के अंदर अपने ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ स्किन जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता ड्रग्स के लिए, क्योंकि स्किन लिपिड नेचर की स्किन होती है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग बनानी पड़ती है। उसके बाद भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता स्किन को यार, क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ड्रग को एब्जॉर्व करने में। बट एक बार अगर स्किन ड्रग एब्जॉर्व कर लेती है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का, तो वो बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहती है ड्रग स्किन के उसकी स्टेडी स्टेट जो होती है ड्रग की, वो काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है, जो ड्रग स्किन से एब्जॉर्व होती है। तो यहाँ पे अपने निकोटिनिक पैच का यूज भी कर सकते हैं स्मोकिंग डिपेंडेंस के अंदर। तो ये क्या करते हैं, स्मोकिंग डिपेंडेंस में निकोटिनिक पैच का यूज करते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा देते हैं। और जैसे ही एन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो जब एन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, तो एन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, तो अपने सेंट्रल साइड इफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने सेंट्रल साइड इफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो कि ऐसी जो भी ड्रग ऐसी होएगी, जो भी ऐसी ड्रग है जो जिसका काम दो रिसेप्टर पे है, मस्कारिनिक रिसेप्टर पे भी है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी है। बट अपने को सिर्फ किस पे काम करवाना, अपने को सिर्फ मस्कारिनिक रिसेप्टर पे काम कराना, अपने को निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं कराना। तो अपने क्या करेंगे, अपने पेशेंट को उस दवाई के, उस ड्रग के साथ अपने कुछ ऐसा देंगे पेशेंट को कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाए। मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर से उस ड्रग को बाइंड नहीं होने देना अपने को। तो अपने निकोटिनिक रिसेप्टर को पहले ही ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही अपने निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो वो ड्रग जो होगी वो सिर्फ मस्कारिनिक रिसेप्टर से बाइंड होगी, निकोटिन से बाइंड नहीं होगी। और जब वो निकोटिन से बाइंड नहीं होगी, तो वो निकोटिन लाइक इफेक्ट्स नहीं शो करेगी, अपने निकोटिन से बाइंड नहीं होगी तो, और ना ही वो निकोटिन लाइक साइड इफेक्ट शो करेगी। दैट्स वाई अपने ऐसा कर सकते हैं। तीसरी ड्रग की बात करते हैं, थर्ड ड्रग की बात करते हैं, ट्राइमिथापाम। ट्राइमिथापाम जो होती है, ये भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर यूज में ली जाती है वाली ड्रग। ट्राइमिथापाम जो होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज में ली जाती है, आईवी रूट से देते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ एक और ड्रग है हेक्सामेथोनियम ड्रग है, ये भी किस टाइप की ड्रग है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने को नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा मैंने कहे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर इनके ऊपर देखे नहीं है अभी तक। दैट्स वाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये वाला जरूर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। टॉर्टरे सिंड्रोम के अंदर यूज़ में ली जाती है, मेकालामीन ड्रग है जो ये।
तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसके अलावा मैंने कुछ खास देखा नहीं है, मैंने एन ब्लॉकर के एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जाम पूछते हुए देखा नहीं है। कंपटीशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसके ऊपर। बट अब जो पढ़ रहे हैं अपने मस्कारिनिक ब्लॉकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्कारिनिक ब्लॉकर बहुत जगह पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के अंदर मान ले, या फिर डेली यूज़ है, डेली क्लिनिकल एप्लीकेशंस के अंदर मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। एट्रोपिन सल्फेट नाम ही बहुत काफ़ी, मतलब आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग होगी, इंटर्न वगैरह करोगे आप, उस टाइम पे आप देखोगे जब आप आईसीयू के अंदर या फिर आपकी वार्ड्स के अंदर ड्यूटीज़ लगेगी, तो एट्रोपिन सल्फेट कितनी फ्रीक्वेंट यूजिंग ड्रग है, कितनी ज़्यादा काम में आती है एट्रोपिन सल्फेट, कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर अपने को देनी पड़ती है दवाई। तो सबसे पहले मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर अपने सीएनएस पे अफेक्ट देखते हैं, सीएनएस पे कैसे अफेक्ट करती है ये मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर सीएनएस की बात करें तो सीएनएस के अंदर जैसे ही अपनों ने पेशेंट को दिया, तो सीएनएस के अंदर क्या करेगी, कॉग्निशंस को कम कर देती है। सीएनएस के अंदर कॉग्निशन को कम करवा देगी, कॉग्निशन को कम करवाएगी। क्यों कम करवा रही है कॉग्निशन को, क्योंकि अपने सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अपनों ने कोलिनर्जिक्स में पढ़ा था कि कोलिनर्जिक्स थी वो कॉग्निशंस को बढ़ा रही थी। तो जाहिर सी बात है सीएनएस के अंदर मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होगा, जो ब्लॉक कर देंगे अपने रिसेप्टर को, तो जाहिर सी बात है सीएनएस पे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, कॉग्निशन कम होगा। दैट्स वाई जो अपने स्कोपाल अमीन होता है, जो ड्रग का नाम है स्कोपाल अमीन, इसको अपने नार्को एनालिसिस के अंदर यूज लेते हैं। अपने पिक्चर्स देखी है, बहुत सारी पिक्चर्स के अंदर नार्को एनालिसिस होता है, नार्को टेस्ट करवाया जाता है। नार्को टेस्ट के अंदर अपने जो पेशेंट को ड्रग देते हैं, वो ड्रग होती कौन सी है वास्तव में, वो ड्रग स्कोपोलामीन होती है, स्कैपोलामीन होती है, जिसको अपने ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड ट्रुथ सीरम। ट्रुथ सीरम किसे कहा जाता है, नार्को एनालिसिस में कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है। तो दिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको मतलब मेरे को खुद को याद नहीं कितनी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, मैनी टाइम्स इसको सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशंस ने पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर में स्कोपालामीन है, सीएनएस के ऊपर, सीएनएस के अंदर कॉग्निशंस को कम कर देती है, पेशेंट का कॉग्निशन कम हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल इस ऐसी स्टेट के अंदर चला जाता है, सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर, जिसके अंदर फिर वो झूठ नहीं बोलता, वो सब कुछ सच सच बोलता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रुथ सीरम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है जो ये जो ट्रुथ सीरम है, ये पहले यूज में लिया जाता था, मतलब स्कोपालामीन पहले यूज में ली जाती थी। आजकल जो ड्रग ऑफ चॉइस है नार्को एनालिसिस के लिए, नई ड्रग्स के इन्वेंशन होते जा रहे हैं, तो जिन ड्रग में साइड इफेक्ट्स कम है, टॉक्सिसिटी कम है, उसको फ्रीक्वेंट यूज में लिया जाता है। तो अब जो ड्रग यूज में ली जा रही है लेटेस्ट, उसका क्या नाम है, थायोपेंटोन। थायोपेंटोन यूज में ली जा रही है अब जो ड्रग यूज में ली जा रही है नार्को एनालिसिस के लिए। बट क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर स्कोपालामीन दिया हुआ है तो स्कोपालामीन आप बताओगे ऑप्शन के अंदर, स्कोपालामीन नहीं दिया हुआ, थायोपेंटेन दिया हुआ है, थायोपेंटेन बताओगे आप ऑप्शन के अंदर। दोनों दिए हुए हैं तब भी आपको क्या बताना है, स्कोपालामीन बताना है। तो ये था कुछ सीएनएस के ऊपर सीएनएस के ऊपर इफेक्ट देखा आप लोगों ने मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर का। अब अपने दूसरा इफेक्ट देखते हैं सीएनएस के बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सीएनएस के बाद जो इफेक्ट देखना है वो अपने को प्यूपिल के ऊपर देखना है। मतलब सबसे पहले अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट देख लिया, अब अपने उससे नीचे आते हैं, थोड़ा ब्रेन से नीचे आते हैं, अपने प्यूपिल्स के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। प्यूपिल्स के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं, प्यूपिल्स पे जो इफेक्ट शो करता है वो M3 रिसेप्टर था। M3 रिसेप्टर प्यूपिल्स पे इफेक्ट शो कर रहा था। तो अपनों ने कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर क्या पढ़ा था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर मियोसिस हो रहा था। कोलिनर्जिक ड्रग्स के कारण क्या शो हो रहा था, मियोसिस शो हो रहा था। प्यूपिल के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा था, मियोसिस शो देखने को मिल रहा था। बट अब अपनों ने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दी है। अब अपनों ने रिसेप्टर पे, कौन सा रिसेप्टर पे, M3 रिसेप्टर को अपने ब्लॉक करवा रहे हैं। अब रिसेप्टर पे अपने ब्लॉक वाला काम करवा रहे हैं अपने इस रिसेप्टर के ऊपर। तो अब अपने को मायोसिस का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड माइड्रियासिस। दैट इज कॉल्ड माइड्रियासिस। अपने को मायोसिस का बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइड्रियासिस। और दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, साइक्लोप्लेजिया। दूसरा फैक्ट क्या देखने को मिलता है, साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया इज द पैरालिसिस ऑफ साइलरी। साइलरी का बिल्कुल पैरालिसिस करवा दी जाती है। जो मसल्स होती है, मसल्स को जो अपनी आइज मसल्स होती है उनका पैरालिसिस करवा दिया जाता है इस ड्रग के थ्रू। अपने को बहुत सारे केसेस के अंदर काम में ली जाती है। ये बहुत सारी डिजीज कंडीशन, ओक्यूलर कंडीशन है जिसके अंदर साइक्लोप्लेजिया अपने पेशेंट को देते हैं, ताकि जो मूवमेंट है इसकी मूवमेंट्स कम हो जाए, एक बार ये एक जगह पे रुक जाए। ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है ये, रिफ्रैक्टिव एरर्स में भी काम में ली जाती है। तो बहुत सारी ड्रग्स होती है जो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसके अंदर माइड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया देखने को मिलता है। अब सबसे पहले माइड्रियासिस की बात करते हैं। माइड्रियासिस के अंदर अपने कौन सी कंडीशन यूज में लेते हैं इसको, यूज के अंदर माइड्रियाइटिस के अंदर यूज में लेते हैं इसको।
माइड्रियाटिस के अंदर अपने क्या करते हैं, अपने फंडस एग्जामिनेशन के अंदर यूज में लेते हैं इसको, फंडस एग्जामिनेशन के अंदर यूज में लेते हैं इसको। फंडस एग्जामिनेशन के बाद अपने और इसको किस काम में लेते हैं, माइड्रियासिस, जब भी अपने को माइड्रियासिस करवाना होता है, जब भी अपने एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं अपने प्यूपिल, जब भी अपने ड्रग देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, तो इससे अपने को सबसे पहले तो फंडस एग्जामिनेशन के काम में आती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या प्रिवेंट करती है, ये सिनकाई प्रिवेंट करती है, सिनकाई को प्रिवेंट करवाती है। ये सिनकाई को प्रिवेंट कराने के साथ साथ किन किन कंडीशंस में सिनकाई को प्रिवेंट करवाती है, ये यूवाइटिस की कंडीशन के अंदर और कॉर्नल अल्सर की कंडीशन के अंदर। ये दो कंडीशन है, यूवाइटिस और कॉर्नल अल्सर, इन दोनों कंडीशन के अंदर ये ड्रग क्या करवाती है, ड्रग किसको प्रिवेंट करवाती है, सिनकाई को प्रिवेंट करवाती है। और जाहिर सी बात है यार, एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मतलब जो भी ये ड्रग्स होएगी, माइड्रियासिस जो होती है, माइड्रियासिस के अंदर अपने को मूवमेंट को कम करवाना है। जाहिर सी बात है, सिर्फ अपने को मूवमेंट को कम करवाना है। मूवमेंट को कम करवाते हैं अपने, तो जिन जिन कंडीशंस के अंदर मूवमेंट इंटरफेयर करे या फिर मूवमेंट के कारण प्रॉब्लम हो रही हो हीलिंग के अंदर, तब अपने मूवमेंट को क्या करवा देते हैं, कम करवा देते हैं। प्यूपिल को अपने स्टैटिक करवा देते हैं। प्यूपिल को अपने जब स्टैटिक करवा देते हैं तो प्यूपिल को एकदम स्टैटिक कर देते हैं। प्यूपिल को जब अपने बिल्कुल स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक करने के कारण अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो चांसेस होते हैं हीलिंग के वो इंक्रीज हो जाते हैं। चांसेस जो होते हैं हीलिंग के इंक्रीज हो जाते हैं। डेट्स वाई अपने को किस चीज़ का यूज़ लेना होता है, माइड्रियासिस का यूज़ लेते हैं। अपने ड्रग्स अपने पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग्स अपने यूज़ में लेते हैं यहाँ पे माइड्रियासिस के अंदर। तो इसके अलावा जो तो अपने कह रहे, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि किसको सिनकाई से प्रिवेंट करवाता है, माइड्रियाटिक्स। जितने भी माइड्रियासिस जो होता है, माइड्रियासिस के अंदर अपने माइड्रियाटिक्स का यूज करते हैं। और जो माइड्रियाटिक्स होती है, माइड्रियाटिक्स क्या किस किस काम में आती है, शुरू से देखना है एक बार दोबारा से। माइड्रियाटिक्स जो होती है वो सबसे पहले तो फंडस एग्जामिनेशन के काम में आती है। फंडस एग्जामिनेशन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये सिनकाई फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करवाती है। सिनकाई फॉर्मेशन अपने को किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, अपने को यूवाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, कॉर्नियल अल्सर के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या सिनकाई फॉर्मेशन के अंदर, कि सिनकाई के अंदर क्या होता है, जो आइरिस होती है अपनी आइरिस, वो किससे, या तो लेंस से चिपक जाती है, लेंस से बाइंड हो जाती है। मतलब लेंस आइरिस का जो बाइंड हो जाना किसी और पार्ट से या तो लेंस से बाइंड हो जाना आइस के अंदर, तो उस कंडीशन को अपने सिनकाई बोलते हैं। और जो माइड्रियासिस होती है, माइड्रियाटिक्स ड्रग होती है, वो प्रिवेंट करवाती है, वो सिनकाई फॉर्मेशन नहीं होने देती। और जब सिनकाई फॉर्मेशन कब नहीं होगा यार, जाहिर सी बात है, कब प्रिवेंट हो सकती है चीज़, कब बचाया जा सकता है अपने को किसी और पार्ट से चिपकने से, एक दूसरे को चिपकने से अपने कब बचा सकते हैं, जब अपने क्या कर दें, जब अपने माइड्रियाटिक्स दे दें पेशेंट को और कॉन्ट्रैक्शन करवाएं। माइड्रियाटिक्स दे दें पेशेंट को और साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन करवाते रहें अपने, तब ये कंडीशन से अपने बचा सकते हैं। बट अगर अपने स्टैटिक कर दिया, मतलब अपने एक जगह पे स्टैटिक कर दिया, प्यूपिल को एक जगह पे रोक दिया अपने स्टैटिक करते ही, तो स्टैटिक करते ही क्या देखने को मिलेगा अपने को, सिनकियल फॉर्मेशंस इंक्रीज हो जाएगा। तो सिनकियल फॉर्मेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अगर अपने प्यूपिल को स्टैटिक कर दे। तो प्यूपिल को स्टैटिक नहीं करना होता, तो स्टैटिक नहीं करने के कारण अपने क्या देते हैं पेशेंट को, अपने माइड्रियाटिक्स देते हैं, साथ के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं आइज का, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, सिनेकियल फॉर्मेशन जो होता है, सिनकियल फॉर्मेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पहले थोड़ा सा मैंने शायद गलत बोल दिया था, तो मैं उसको रिमाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, कि जो सिनकियल फॉर्मेशन होता है, अगर प्यूपिल स्टैटिक रहेंगे, प्यूपिल एक जगह स्टैटिक हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर सिनकियल फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बट जब अपने पेशेंट को माइड्रियाटिक्स देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो सिनकियल फॉर्मेशन जो होते हैं उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वहीं अगर साइकोप्लेजिया की बात की जाए, तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जो होती है वो किस काम में आती है, एक तो सबसे पहले वो पेन को डिक्रीज करने के काम में आती है। सबसे पहले तो उससे पेन कम होता है, किस कंडीशन के अंदर, आइड्रोसाइक्लाइटिस के अंदर, इरिडोसाइक्लाइटिस के अंदर पेन को कम करने के लिए ड्रग दी जाती है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव एरर को टेस्ट करने के काम में आती है, रिफ्रैक्टिव एरर को टेस्ट करने के अंदर आती है, रिफ्रैक्टिव एरर को टेस्ट करने के अंदर भी ये ड्रग काम में आती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं साइक्लोप्लेजिक्स के काम बहुत, क्योंकि जब अपने रिफ्रैक्टिव एरर टेस्ट करने के इसलिए काम में आती है क्योंकि अपने बिना साइक्लोप्लेजिक्स दिए कभी भी अपने क्या कर सकते हैं, कभी भी अपने मेजरमेंट नहीं करवा सकते लेंस की, अपने मतलब अपने ना लेंस की जो पावर होती है उसको एग्जामिन नहीं कर पाते, ट्रू पावर स्प्लिट का एग्जामिन नहीं कर पाते। बट अपने जब साइक्लोप्लेजिक्स दे देते हैं पेशेंट को, तब अपने लेंस की ट्रू पावर जो होती है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। डेट्स वाई अपने पेशेंट को क्या देते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है दोनों के, माइड्रियाटिक्स के भी दो इंपॉर्टेंट काम, फंडस एग्जामिनेशन और सिन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। वहीं
साइक्लोप्लेजिक्स के भी दो इंपॉर्टेंट काम, इरिडोसाइक्लाइटिस के अंदर पेन को कम करना और रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर टेस्टिंग के काम में आना। इसके बाद अपने ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स यूज में ली जाती है। सबसे पहली जो ड्रग यूज में ली जाती है, ट्रोपिकामाइड ड्रग यूज में ली जाती है। ट्रोपिकामाइड जो होती है, ट्रोपिकामाइड दोनों के दोनों काम के अंदर आती है। माइड्राइटिक्स भी माइड्राइटिक भी है और साइक्लोप्लेजिक भी है, दोनों के दोनों काम में आती है। माइड्रेटिक भी है ड्रग, साइक्लोप्लेजिक भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो जो ड्रग शॉर्ट एक्टिंग होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, वो हमेशा किसके काम में ली जाती है, वो हमेशा टेस्टिंग के काम में ली जाती है, एग्जामिनेशन के काम में ली जाती है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को हमेशा। तो यहाँ पे भी अपने इस ड्रग को क्या करते हैं, अपनी ये ड्रग जो होती है अडल्ट्स के अंदर प्रेफर्ड की जाती है, ज़्यादातर अडल्ट्स के अंदर ये ड्रग ज़्यादातर प्रेफर्ड की जाती है। और इसके अलावा इस ड्रग का बेसिकली अगर काम क्या होता है, तो ये लेस पोटेंट ड्रग होती है। लेस पोटेंट ड्रग का मतलब होता है कि मतलब ज़्यादा पोटेंट नहीं होती, नॉर्मल एक्शन दिखाती है अपना, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं शो करती। तो नॉर्मल पोटेंट लेस पोटेंट ड्रग होती है, इसलिए इसको अडल्ट्स के अंदर यूज़ में लिया जाता है। और साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट के अंदर पेशेंट क्या देखने को मिलता है अपने को, साइड इफेक्ट इसका शुड बी स्लाइड, मतलब इसके कंडीशन के अंदर अपने को साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस ड्रग के अंदर, जो कि अपने आगे और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी दूसरा जो ड्रग का नाम है एट्रोपिन, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है ड्रग जो एट्रोपिन है। एट्रोपिन के बारे में अपने लास्ट लेसन के अंदर भी अपनों ने पढ़ा था। एट्रोपिन के बारे में अपने आने वाले लेसन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज़ देखना, सबसे पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक्स होती है, सबसे पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ये। इसको अपने चिल्ड्रंस के अंदर प्रेफर करते हैं। जब चिल्ड्रंस के अंदर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है प्यूपिल के अंदर, जब चिल्ड्रन के अंदर अपने को ट्रीटमेंट करना होता है इससे रिलेटेड, माइड्रेटिक्स या साइक्लोप्लेजिया जब अपने को बच्चों के अंदर करना होता है, तो बच्चों के अंदर अपने कौन सी ड्रग यूज़ लेते हैं, एट्रोपिन। और बच्चों में एट्रोपिन क्यों यूज़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर अपने को ज़्यादा पोटेंट ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा पोटेंट ड्रग कौन सी होती है, एट्रोपिन होती है। दैट्स वाई अपने बच्चों के अंदर क्या लेते हैं, एट्रोपिन को यूज़ में लेते हैं। ज़्यादा पोटेंट ड्रग को यूज़ में लेना पड़ता है बच्चों के केस में, क्योंकि बच्चों की जो मसल्स होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों की आइज़ की मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स के अंदर अपने को ज़्यादा पोटेंट ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई अपने क्या करवाते हैं, दैट्स वाई अपने एट्रोपिन लेते हैं बच्चों के केस के अंदर। और अडल्ट के केस के अंदर अपने कौन सी ड्रग ले रहे थे, ट्रोपिकामाइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एट्रोपिन जो होती है दोनों की दोनों कंडीशंस में काम में आती है, कॉर्नियल अल्सर में भी काम में आती है और इरिडोसाइक्लाइटिस के अंदर भी काम में आती है। दोनों कंडीशंस के अंदर ये ड्रग जो होती है एट्रोपिन, ये काम में आती है। मैंने आपको सिर्फ अभी प्यूपिल की कंडीशन के बारे में बताया, एट्रोपिन बहुत सारी जगह काम में आती है जो अपने पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। उसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग है, होमिट्रोपामीन भी इसी की, होमिट्रोपामीन भी काम में ले सकते हैं अपने, साइक्लोपेंटोलेट भी काम में ले सकते हैं। तो ये सारी भी अलग अलग ड्रग्स है जिनको अपने काम में ले सकते हैं, सब इसी के टाइप्स हैं। प्यूपिल के ऊपर इफेक्ट दिखाती है, माइड्रेटिस एंड साइक्लोप्लेजिया काम में ली जाती है। अब इसके बाद प्यूपिल्स के बाद अपने नीचे आते हैं और नीचे अपने बात करते हैं ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस की और लंग्स की, कि एंटीकोलिनर्जिक्स जो होती है ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस और लंग्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट दिखाती है अपना। तो ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस की बात की जाए तो एंटीकोलिनर्जिक्स आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, सिक्रेशंस हमेशा कम करती है, सिक्रेशंस हमेशा डिक्रीज होते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स से। तो ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओरोफेरिंजियल सिक्रेशंस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। उसके अलावा और इसके अलावा क्या होता है, जैसे क्या होता है जब भी पेशेंट जो होता है अपने इसको कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, अपने इसको ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज़ जो होता है ग्लाइकोपाइरोलेट, इसको अपने प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के यूज़ में लेते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के यूज़ में इसलिए देते हैं क्योंकि जो पेशेंट जो होता है अपने इसके थ्रू अपने क्या करवाते हैं, पेशेंट के सिक्रेशंस को कम करवाते हैं। अपने सिक्रेशंस को कम इसलिए करवाते हैं क्योंकि अपने जब एनेस्थीसिया दे देते हैं पेशेंट को, तो एनेस्थीसिया देने के बाद जो पेशेंट होता है, पेशेंट के जो कफ रिफ्लेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेशेंट के कफ रिफ्लेक्स सप्रेस हो जाते हैं। पेशेंट के कफ रिफ्लेक्स सप्रेस हो जाते हैं। पेशेंट के कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करने के लिए अपने ये वाली ड्रग देते हैं। और ये वाली ड्रग इसलिए देते हैं अपने ताकि पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया ना हो जाए, पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया ना हो जाए। क्योंकि पेशेंट जो होता है, पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है कफ को, और जब पेशेंट कफ को एस्पिरेट कर जाता है, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स तो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, कफ रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाते हैं। कफ रिफ्लेक्स डिक्रीज होने के कारण सिक्रेशंस अगर कम ना किए जाएं तो कफ आ जाएगा, और कफ आएगा, कफ आने के कारण क्या होगा, एस्पिरेशन निमोनिया होने का रिस्क बढ़ता है। एस्पिरेशन निमोनिया होने का रिस्क को कम करने के लिए अपने पेशेंट के अंदर
सिक्रेशंस को कम करवा देते हैं, और जब अपने पेशेंट में सिक्रेशंस को कम करवा देते हैं तो कफ रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाते हैं। डेट्स वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के यूज में काम में ली जाती है अपने ये वाली ड्रग, कौन सी, ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, सिक्रेशंस को कम करवाना। सिक्रेशंस को कम करवा के अपने एस्पिरेशन निमोनिया से प्रिवेंट करवाते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया के प्रिवेंशन के अंदर ये ड्रग काम में आती है, ग्लाइकोपाइरोलेट। और ये एक क्वेश्चनरी अमीन है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चनरी अमीन, क्योंकि क्वेश्चनरी अमीन जो होते हैं वो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, और जो ड्रग वाटर इंसोल्यूबल होती है वो लोकल यूज़ के अंदर काम में ली जाती है, क्योंकि उसके सेंट्रल इफेक्ट या सेंट्रल साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसके बाद अपने लंग्स के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लंग्स की बात की जाए तो ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। लास्ट में अपने ने कोलिनर्जिक्स की बात करी थी लास्ट लेसन में, उसमें अपने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। डेट्स वाई लंग्स के अंदर जो ड्रग काम में ली जाती है, ड्रग्स लंग्स के अंदर जो एंटीकोलिनर्जिक्स होती है वो सीओपीडी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। सीओपीडी के अंदर बेसिकली होता क्या है, सीओपीडी के अंदर अगर मैं बताऊं तो सीओपीडी के अंदर अपने को इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन के अलावा स्क्लेरोसिस, फाइब्रोसिस, ये वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस जो होती है, स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस जो होती है वो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस क्या होती है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, इसको अपने सही नहीं कर सकते सीओपीडी के अंदर। बट सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन होता है। प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन होता है, प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण अपने क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन के कारण इरिटेशन होती है। इरिटेशन जो होती है, सिर्फ एक इरिटेशन ही एक ऐसा तरीका है, इरिटेशन ही एक ऐसी चीज है जिसको अपने कम करवा सकते हैं सीओपीडी के अंदर, क्योंकि इरिटेशन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। इरिटेशन रिवर्सिबल होती है, बट जो स्क्लेरोसिस है, फाइब्रोसिस है, ये इरिवर्सिबल होता है। ये एक बार हो गया तो हो गया, इसको अपने इरिवर्सिबल, इसको अपने सही नहीं कर सकते, बट जो इरिटेशन होती है उसको अपने फिर भी सही कर सकते हैं। दैट्स वाई सीओपीडी के अंदर ये ड्रग्स यूज में ली जाती है। सीओपीडी के अंदर इरिटेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इरिटेशन जो होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकाई के अंदर, सीओपीडी के अंदर वो पैरासिम्फेटोमिनिमैटिक्स इफेक्ट दिखाता है, और पैरासिम्फेटोमिनिमैटिक्स इफेक्ट के थ्रू अपने रिवर्सिबल कर सकते हैं। रिवर्सिबल होता है ये पूरा का पूरा इफेक्ट। दैट्स वाई सीओपीडी के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। दूसरा, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर अपने इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लिया जा सकता है। इस पूरी की पूरी लंग्स के अंदर जब अपने एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करते हैं तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर भी एंटीकोलिनर्जिक्स को काम में लिया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं, तो याद रखना आप। सबसे पहली ड्रग जो दे रखी है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, देन ऑक्सीट्रोपियम, देन एक्लिडीनियम। तो ये जो ड्रग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली दो ड्रग जो मैंने बताई, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ऑक्सीट्रोपियम, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज में ली जाती है। देन एक्लिडीनियम हो गई, देन यूमेकेडीनियम हो गई, थायोट्रोपियम हो गई, देन रेविफेनासिन जो कि सबसे लेटेस्ट ड्रग है, 2018 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। तो ये वाली ड्रग हो गई। तो ये सारी की सारी ड्रग्स है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज में आती है। सारी की सारी ड्रग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी के अंदर काम में ली जाती है। और सीओपीडी के पेशेंट इंडिया में कितने हैं ये आपको पता है, या आप पढ़ते हो मेडिसिन के अंदर सीओपीडी के बारे में बहुत डिटेल में, तो आपको सब कुछ पता है सीओपीडी की कंडीशंस क्या है इंडिया के अंदर। तो ये ड्रग कितनी काम की है, सारी की सारी ड्रग, कुछ खास बातें इन सारी की सारी ड्रग की। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बट इसका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होती है ड्रग, ये साथ साथ इसका जो इफेक्ट होता है ये मतलब ये दोनों तरीके से दी जाती है। ड्रग ओरल रूट से भी हो सकती है, ये ड्रग अपने इनहेलेशन रूट से भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और इसके अंदर और भी एडिशनल एक्शन भी देखने को मिलते हैं इन ड्रग के अंदर। अपने को स्टीरॉयड एक्शन भी देखने को मिलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होती है वो कौन कौन सी ड्रग है, वो दोनों की दोनों ड्रग है, ऑक्सीटाट्रोपियम और एक्लिडीनियम। ये दोनों ड्रग इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और दिन में 2 बार देनी पड़ती है, और ये वाली ड्रग जो होती है दिन में 4 बार देनी पड़ती है, कोआईडी। बट अपने क्या चाहते हैं, अपने चाहते हैं कि अपने ऐसी ड्रग इन्वेंट करें जो सिर्फ दिन में 1 बार देनी पड़े, 24 आवर्स में अपने को 1 बार देनी पड़े, क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट्स को बार बार ड्रग देनी भी एक प्रॉब्लम होती है। तो अपने को एक ऐसी ड्रग इन्वेंट करनी थी जो 24 घंटे तक काम कर सके, और क्योंकि अपने वो ड्रग इन्वेंट कर पाए तो ये जो नीचे वाली तीनों ड्रग होती है, कौन सी होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, और ये 1 बार देनी पड़ती है दिन के अंदर। 1 बार ओडी रूट से अपने इसको दे सकते हैं पूरे दिन के अंदर, और ये इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस है सीओपीडी के केस के अंदर।
बट इन ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट में अपने को ड्राई माउथ देखने को मिलता है, ग्लूकोमा देखने को मिलता है, यूरिन रिटेंशन देखने को मिलता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं सारे के सारे। मतलब कोलिनर्जिक्स वाले जो इफेक्ट है वो अपने को इसमें साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। कोलिनर्जिक्स में ड्राई माउथ हो रहा था, ग्लूकोमा हो रहा था, यूरिन रिटेंशन हो रहा था, वो यहाँ पे अपने को कैसे देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे अपने ने पढ़ी हुई है सारी की सारी। तो उसके अलावा आप अपने हार्ट की और जीआई ट्रैक्ट की बात करते हैं तो मैंने लास्ट लेसन में आपको बता दिया था कि एक हार्ट सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर क्या होते हैं, जहाँ पे इफेक्ट बढ़ते हैं। बाकी थ्रू आउट द बॉडी के अंदर इफेक्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। थ्रू आउट द बॉडी इफेक्ट जो होते हैं वो कम होते हैं, बट जो हार्ट होता है सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे इफेक्ट इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे साइड इफेक्ट भी अपने को इसलिए देखने को मिल रहे थे, सिक्रेशंस कम हो रहे हैं, तो सिक्रेशंस कम होने के कारण अपने को ड्राई माउथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स भी तो ड्रग के कारण ही हो रहे हैं यार, क्योंकि आप एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे हो, सिक्रेशंस कम हो रहे हैं, तो सिक्रेशंस कम होंगे तो ड्राई माउथ होगा ही होगा पेशेंट का। यूरिन रिटेंशन वाली कंडीशन है जो अपने ब्लैडर वाले स्लाइड के अंदर देखेंगे अपने यहाँ पे। अब अपने हार्ट और जीआई ट्रैक की बात करते हैं। हार्ट और जीआई ट्रैक के अंदर अपने को इफेक्ट्स जो होते हैं वो बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड जो होते हैं दोनों के दोनों इंक्रीज करवाते हैं। एसए नोड हार्ट रेट को इंक्रीज कराते हैं, एवी नोड कंडक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। दैट्स वाई एट्रोपिन को अपने एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में काम में लेते हैं। एट्रोपिन को अपने एंटी एरिथमिक ड्रग के काम में लेते हैं। जितनी भी कौन कौन सी कंडीशन में अपने एट्रोपिन को काम में लेते हैं, एट्रोपिन को अपने ब्रैडी एरिथमिया के अंदर काम में लेते हैं। जब पेशेंट ब्रैडी एरिथमिया होता है पेशेंट को, उसके अंदर एट्रोपिन को काम में लिया जाता है। एट्रोपिन ड्रग से अपने हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा क्या है, एवी नोडल ब्लॉक के अंदर भी अपने रिवर्सिबल के काम में लेते हैं। रिवर्सिबल ऑफ एवी नोडल ब्लॉक के अंदर भी एट्रोपिन सल्फेट काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग है एट्रोपिन यार। इसके अपने बहुत डिटेल में और भी पढ़ेंगे, इसको आगे हर जगह आएगी एट्रोपिन सल्फेट, तो इसके बारे में टेंशन मत लेना। अभी अपने ने सिर्फ एक छोटा सा इफेक्ट देखा है, हार्ट पढ़ेंगे तब दोबारा पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर और सिम्फेटोमिनिमैटिक सिम्फेटोलाइटिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको अपने बहुत डिटेल में दोबारा बार बार। उसके बाद अपने जीआईटी के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। जीआईटी के अंदर इफेक्ट के अंदर सिक्रेशंस हमेशा कम होते हैं एंटीकोलिनर्जिक से, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। तो जीआईटी के अंदर अपने क्या इफेक्ट देखेंगे, स्टमक के अंदर जो होता है एचसीएल को डिक्रीज करवाता है। और वहीं अगर अपने जीआईटी और यूट्रस की बात करें तो वहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शंस को कम करवाता है। तो क्या सिक्रेशंस भी कम करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी कम करवा रहा है। फर्क क्या है, सिर्फ रिसेप्टर का फर्क है। एक तो M1 रिसेप्टर पे काम करेगा, सिक्रेशंस कम कराएगा तो, और कॉन्ट्रैक्शन कम कराएगा तो M3 रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है उसके अंदर अपने यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस की बात की जाए तो अगर HCl एसिडिक नेचर को कम करवा रहा है, HCl को सिक्रेशंस को कम करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर अपने इसको काम में ले सकते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज में काम में ले सकते हैं। जो ड्रग्स के नाम है वो कौन कौन से नाम है, ड्रग्स के जो नाम है उसके अंदर अपने सबसे पहले तो देखते हैं पायरिक्सापाइन, पायरिक्सीपाइन एक तो ड्रग है, उसको अपने काम में ले सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा टेलेंजापाइन, ये दो की दो ड्रग है, दोनों की दोनों ड्रग अपने पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर काम में लेते हैं। एंड पायरिक्सापाइन ड्रग ऑफ चॉइस भी है, क्वेश्चन पूछा गया भी है एक बार। उसके अलावा अपने जीआईटी और यूट्रस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट जो ड्रग्स दिखाती है उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसके अंदर ग्लाइकोपायरोलेट के बाद डाइसाइक्लोमीन के बाद स्कोपालामीन। तो ये सारी की सारी ड्रग्स है जो क्या दिखाती है अपने को, एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट शो करती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस को कम करवाती है। तो ये जीआईटी पे इफेक्ट। जीआईटी के बाद लास्ट अपने पढ़ते हैं ब्लैडर पे क्या इफेक्ट शो करती है। तो ब्लैडर वाला इफेक्ट अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो ब्लैडर को देखने से पहले एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं अपने स्कोपालामीन के बारे में। स्कोपालामीन जो होता है वो जीआईटी के अंदर भी यूज में लिया जाता है। जीआईटी के अंदर वो एंटी एमेटिक ड्रग के यूज में, एंटी एमेटिक ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। एंटी एमेटिक के रूप में भी अपने स्कोपालामीन को काम में ले सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोशन सिकनेस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मोशन सिकनेस के अंदर स्कोपालामीन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लिया जाता है, बट एज ए ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में काम में लिया जाता है इसको। ट्रांसडर्मल पैचेस की मैं बात करूं तो अपने पेशेंट को जब जर्नी करनी होती है, पेशेंट को जर्नी से 4 घंटे पहले ट्रांसडर्मल पैच अपने अप्लाई कर देते हैं पेशेंट के। और ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई करने के बाद अपने एक बार ट्रांसडर्मल पैच लगा देते हैं तो 2 से 3 दिन तक वो इफेक्ट दिखाता है अपना। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद अपने रीअप्लाई कर सकते हैं पेशेंट को अगर दोबारा जर्नी करनी है तो मोशन सिकनेस के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्कोपालामीन। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और एंटी एमेटिक ड्रग भी होती है स्कोपालामीन। तो ये दोनों एडिशनल एक्शन होते हैं स्कोपालामीन के। उसके अलावा अगर अपने ब्लैडर की बात करते हैं, ब्लैडर पे कौन कौन से इफेक्ट शो करती है, तो ब्लैडर की बात करें तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाएगी। डेट्रोसर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाती है। और जैसे ही डेट्रोसर के कॉन्ट्रैक्शन को आप कम करवा दोगे
तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये कौन कौन सी जगह काम में ली जा सकती है। एक तो ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर अपने इन ड्रग्स को काम में ले सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स को। एक ऐसी कंडीशन जहां पे डेट्रोसर इनस्टेबिलिटी हो जाए, मतलब दोनों एक ही बात है, ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर डेट्रोसर इनस्टेबिलिटी, दोनों कंडीशन के अंदर अपने एंटीकोलिनर्जिक्स को काम में ले सकते हैं। दोनों कंडीशन के अंदर होता क्या है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लैडर का, और स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन के कारण अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है दोनों की दोनों स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन के अंदर अपने एंटीकोलिनर्जिक्स को काम में ले सकते हैं। तो ड्रग्स कौन कौन सी होती है जो अपने काम में ले सकते हैं? दो टाइप की ड्रग्स होती है, दोनों जो दो ड्रग्स होती है, एक तो नॉन सेलेक्टिव होती है और एक सिलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव कौन सी होती है? नॉन सेलेक्टिव वो होती है जो बेसिकली किस पे काम करे, M1 और M2 रिसेप्टर पे काम करे। सिलेक्टिव ड्रग कौन सी होती है? जो सिर्फ M3 रिसेप्टर पे काम करे। बेसिकली 3 रिसेप्टर होते हैं, M1 M2 M3, 3 रिसेप्टर के ऊपर काम करवाना है। तो जिसके अंदर M1 और M2 पे जो ड्रग्स काम करती है, M1 M2 M3 तीनों पे जो ड्रग्स काम करती है वो नॉन सेलेक्टिव है, और जो सिर्फ M3 पे काम करती है वो कौन सी ड्रग है? सिलेक्टिव है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि सिलेक्टिव ड्रग, आइडियली सिलेक्टिव ड्रग कोई भी नहीं होती फार्माकोलॉजी में। बेसिकली सिलेक्टिव ड्रग अपने सिर्फ उसको बोलते हैं जो सिलेक्टिव रिसेप्टर पे ज्यादा एक्शन दिखाती है। जो सिलेक्टिव रिसेप्टर पे ज्यादा एक्शन दिखाती है उसको अपने क्या बोल देते हैं? उसको अपने सिलेक्टिव बोल देते हैं। बाकी जो रिसेप्टर बचते हैं उनके ऊपर वो कम इफेक्ट दिखाती है। बट अगर अपने कहें कि सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे काम करे तो ऐसी कोई भी ड्रग नहीं है। तो सिलेक्टिव, आइडियली सिलेक्टिव ड्रग अपने कोई भी नहीं होती। सिर्फ आइडियली सिलेक्टिव ड्रग अपने उसको तब बोलते हैं जब वो ज्यादा एक ही रिसेप्टर पे काफी ज्यादा एक्शन दिखाए। तो अपने नाम देख लेते हैं कौन कौन से नाम है जो ड्रग्स कौन कौन सी है, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव की बात की जाए तो फ्लेवोक्सेट के बाद फिजोट्रेडिन, देन ऑक्सीब्यूटानिन, देन टोल्टिरोडिन, देन ट्रोस्पोनियम। ये सारी की सारी ड्रग्स है जो कौन कौन सी ड्रग्स है जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग है। इसमें आपको जो नाम याद रखने हैं वो कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है? फ्लेवोक्सेट नाम इंपॉर्टेंट है, फ्लेवोक्सेट का फिजोट्रेडिन नाम इंपॉर्टेंट है, देन एक ये टेक्लोट्रेडाइन नाम इंपॉर्टेंट है। कुछ ये वाले नाम्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, बट मैंने नहीं देखे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे। फ्लेवोक्सेट सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखना, और ऑक्सीब्यूटाडिन नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टॉक्सिक ड्रग होती है, डेट्स वाई इसको ट्रांसडर्मल पैच से दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रखना, ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है कोई और देनी जरूरी है, अभी तक कोई नई इन्वेंट नहीं हुई उससे कम टॉक्सिसिटी वाली, तो अपने उस ड्रग को ट्रांसडर्मल रूट से दे सकते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। सिलेक्टिव की बात की जाए तो सिलेक्टिव के अंदर जो M2 M3 रिसेप्टर पे काम करती है उसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो डेरिफेनासिन, और डेरिफेनासिन के अलावा कौन सी है? सोलिफेनासिन। ये दो ड्रग है, दोनों की दोनों सिलेक्टिव ड्रग होती है, और जो डेरिफेनासिन है वो तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर, किसके अंदर? अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर, क्योंकि ये सिलेक्टिव होती है M3 रिसेप्टर के ऊपर, और सिलेक्टिव M3 रिसेप्टर पे काम करती है, डेट्स वाई ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये वाली दवाई। तो ये कुछ ड्रग्स थी अलग अलग टाइप की, बहुत सारे नाम से रटने पड़ेंगे, कुछ नाम आपको नए नए नाम है, और कुछ नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे कई नाम, कुछ नाम आपको बिल्कुल 100% रटने पड़ेंगे जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक्स जो अलग अलग जगह यूज़ हो रही थी। इसके बाद अपने और डिटेल में पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी ड्रग सिर्फ प्यूपिल पे काम में आती है, कौन कौन सी ड्रग ब्लैडर पे काम में आती है। अपने कंबाइन पढ़ेंगे अब कैसे कोलिनर्जिक्स एंटीकोलिनर्जिक्स को अपने कंबाइन कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर दे सकते हैं अगले लेसन के अंदर। उसके बाद अपने सिम्फेटोमिनीमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सिम्फेटोलाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ अपना ANS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई भी डाउट है यार, क्वेरी है कोई भी, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट में आपको हमेशा अवेलेबल रहूँगा। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, साथ साथ पढ़ते रहो, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, इसके अंदर किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। और कंपटीशंस में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं सारे के सारे, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं देखे हैं मैंने, ज़्यादातर सेम यही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप चाहे कोई से भी एग्जाम्स ले लो, एम्स ले लो, जिपमर ले लो, PGI ले लो, नीट PG ले लो, सब में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मेडिकोस कैफे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।